Hello everyone, I am Naren Sirswa along with Udan. Welcome to Daily Quiz of 4th मई 2020। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक अवैध प्रवासी एक विदेशी है जो स्टेटमेंट फर्स्ट पासपोर्ट और वीज़ा की तरह वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है। स्टेटमेंट सेकंड, वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है लेकिन अनुमत समय अवधि से परे रहता है। स्टेटमेंट थर्ड इज, जिन लोगों ने शरणार्थी की स्थिति के लिए आवेदन किया है वे इस श्रेणी में आते हैं। नीचे ऑप्शन डी 1, 2 and 3 and right answer is option A. Third statement is wrong. Let's explain this. भारत में एक अवैध प्रवासी वह व्यक्ति है जो संबंधित भारतीय कानून द्वारा निर्धारित आधिकारिक अनुमति के बिना देश में रहता है। जिन्हें स्पष्ट रूप से शरणार्थी का दर्जा दिया गया है वे इस श्रेणी में नहीं आते हैं। ध्यान रखना, 2001 की भारत की जनगणना प्रवासियों के बारे में जानकारी देती है परंतु विशेष रूप से अवैध प्रवासियों के बारे में नहीं। 2001 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेशियों का भारत में प्रवासियों का सबसे बड़ा समूह है जिसके बाद पाकिस्तानी है। एक अवैध प्रवासी कौन कौन सा विदेशी हो सकता है? फर्स्ट, वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है जैसे पासपोर्ट या वीज़ा। सेकंड, वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है लेकिन अनुमत समय अवधि से परे रहता है। अवैध प्रवासियों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 के अधिनियम द्वारा भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाते हैं। नेक्स्ट, 2015 और 16 में केंद्र सरकार ने 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से अवैध प्रवासियों के समूह को छूट देते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की है। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन का तात्पर्य यह है कि अवैध प्रवासियों के इन समूह को वैध दस्तावेजों के बिना निर्वासित नहीं किया जाएगा या उन्हें जेल में रखा जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कश्मीर घाटी में केसर की खेती को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, कश्मीर में उगाए जाने वाले केसर की खेती लंबी घनी होती है जिसमें गहरे लाल रंग का रंग होता है और इसमें उच्च सुगंध होती है जिसे बिना किसी रसायन के मिलाया जाता है। सेकेंड इज, क्रोकीन की उच्च मात्रा के कारण केसर का रंग अद्वितीय है और इसमें सेफ्रॉनल की वजह से समृद्ध स्वाद है और पिक्रोक्रोसिन की उपस्थिति के कारण कड़वाहट है। थर्ड स्टेटमेंट इज, कश्मीर केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए 1, 2 and 3, ऑप्शन बी केवल 1 and 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 and 3। आइए एक्सप्लेन करते हैं इसे। कश्मीर घाटी में केसर की खेती को जीआई टैग मिला है। उल्लेखनीय है कि गोरखपुर टेराकोटा, कोविलपट्टी कदलाई मितई और मणिपुर के काले चावल जैसे 3 अन्य उत्पादों को भी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कश्मीर में केसर की खेती लंबी मोटी होती है और इसमें गहरे लाल रंग होते हैं। इसके अलावा इसकी अच्छी सुगंध होती है और इसे किसी भी रसायन के बिना संशोधित किया का भरपूर स्वाद है और कड़वाहट पिक्रोक्रोसिन के कारण है।
कश्मीर केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। कश्मीर केसर एक विश्व प्रसिद्ध मसाला है और पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गांव और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। केसर 3 प्रकारों में उपलब्ध है। पहला प्रकार है लच्छा केसर जो केवल फूल से अलग किया जाता है और प्रसंस्करण के बिना सूख जाता है। सेकंड इज मोगरा केसर जिसे फूल से अलग किया जाता है, पारंपरिक रूप से सुखाया और संसाधित किया जाता है। थर्ड इज गुच्छी केसर जो सूखे और एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाता है, एक लाल धागे के साथ एक बंडल में एक साथ जुड़ जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज 1609 में गैलीलियो ने पहली बार चंद्रमा पर क्रेटर और पहाड़ की खोज की जो अंतरिक्ष की धारणा को बदलते हैं। स्टेटमेंट सेकंड 2009 में खगोल विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया क्योंकि इसमें गैलीलियो की टिप्पणियों की 400वीं वर्षगांठ और 17वीं शताब्दी में केपलर के निष्कर्ष भी शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड 2 दोनों ही। आइए एक्सप्लेन करते हैं इसे। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2009 में मनाया गया था। यह 2009 में गैलीलियो को मनाने के लिए चिन्हित किया गया था। इस वर्क को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा समन्वित किया गया था। 1609 में गैलीलियो ने पहली बार चंद्रमा पर क्रेटर और पहाड़ की खोज को जो अंतरिक्ष की धारणा को बदलते हैं। IAU की स्थापना 1919 में हुई थी। मिशन का उद्देश्य विज्ञान की सुरक्षा करना। IAU अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद का सदस्य है, भारत संघ का सदस्य है। संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है और इंडिया भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, आइडियाथॉन हाल ही में समाचार में थी। इस कार्यक्रम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ऑप्शन बी ग्रीन इंडिया मिशन, ऑप्शन सी क्वांटम टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशन पर राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन डी एनर्जी मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। एक्सप्लेन कर लीजिए इसे। जल शक्ति मंत्रालय के तहत काम करने वाले स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने आइडियाथॉन लॉन्च किया। यह द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर केंद्रित है। यह पता लगाने के लिए कि कोविड-19 संकट नदी प्रबंधन रणनीतियों को किस प्रकार बदल देगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, एक जानवर को केंद्र सरकार द्वारा कारक माना जाता है। स्टेटमेंट थर्ड इज जब प्रजातियों को वर्मिन घोषित किया जाता है तो इसका शिकार बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। केंद्र सरकार द्वारा वर्मिन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पशु पर सुरक्षा हटा दी जाती है। वर्मिन जंगली जानवर है जो माना जाता है कि हानिकारक है। जब प्रजातियों को वर्मिन घोषित किया जाता है तो इसका शिकार बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। उन प्रजातियों को छोड़कर किसी भी प्रजाति को वर्मिन घोषित किया जा सकता है जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है और उन प्रजातियों को भी शामिल किया जाता है
जो WPA 1972 की अनुसूची सेकंड के भाग सेकंड में सूचीबद्ध है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 62 के अनुसार राज्य वन्य जीवों की एक सूची केंद्र को भेजकर अनुरोध कर सकते हैं कि वे चयनात्मक वध के लिए उन्हें अपराध घोषित करें। केंद्र सरकार अधिसूचना के अनुसार अनुसूची में निर्दिष्ट लोगों के अलावा किसी भी की घोषणा कर सकती है और किसी भी क्षेत्र के लिए कानून की अनुसूची H के भाग 11 में समय की एक निश्चित अवधि के लिए हो सकती है। जब तक अधिसूचना लागू होगी से वंचित किया जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज गैर सरकारी भूमि में राष्ट्रीय बांस मिशन लागू किया गया। स्टेटमेंट सेकेंड इज भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में देश के 60% बांस के भंडार है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड 2 दोनों। लेट्स एक्सप्लेन दिस। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन 2018-20 में बांस मिशन को मंजूरी दी गई। इसे 2019-20 में लागू किया गया था। मिशन को गैर वन सरकारी भूमि में लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को पूरक कृषि आय प्रदान करना है। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में देश के 60% बांस के भंडार हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा मिशन राष्ट्र के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक SEQI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। स्टेटमेंट सेकेंड इज सूचकांक राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन एक्सप्लेन करते हैं। इसे नीति आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और यूटीज, विश्व बैंक और क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ मिलकर विकसित किया है। सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाता है और इसलिए प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है। इसके संकेतक कौन कौन से हैं? इसमें 30 संकेतक शामिल होते हैं और इसे 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, अर्थात परिणाम, जिसमें सीखने, शुद्ध नामांकन अनुपात, बुनियादी सुविधाओं और इक्विटी परिणामों जैसी पहुंच शामिल होती है। शासन, छात्रों और शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षकों की गुणवत्ता, प्रशिक्षण, शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे सहायक परिणामों की प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि UN क्लोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1982 में अपनाया गया और हस्ताक्षरित किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट इज यह दुनिया के महासागरों और समुद्रों में कानून और व्यवस्था के व्यापक शासन को खो देता है। स्टेटमेंट थर्ड इज इस कन्वेंशन ने केवल सागर के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण बनाया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और UN क्लोज
यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1982 में अपनाया गया और हस्ताक्षरित किया गया। यह दुनिया के महासागरों और समुद्रों में कानून और व्यवस्था के व्यापक शासन को स्थापित करता है, जो महासागरों और उनके संसाधनों के सभी उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियमों की स्थापना करता है। इसकी 3 प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है? फर्स्ट इज इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑफ द लॉ ऑफ द सी, सेकेंड इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, थर्ड इज कॉन्टिनेंटल ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। एंड इसमें चीन और भारत सहित 160 से अधिक सदस्य शामिल हैं। अमेरिका ने अभी भी कानून की पुष्टि नहीं की है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, यूरेशियन आर्थिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इज यह यूरेशियाई आर्थिक संघ पर संधि द्वारा स्थापित क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सेकेंड इज रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान केवल यूरेशियन आर्थिक संघ के 5 सदस्य हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्या है? यह यूरेशियाई आर्थिक संघ पर संधि द्वारा स्थापित क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ। यह संघ के भीतर संधि और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा निर्धारित है। यूरेशियन आर्थिक आयोग संघ की कार्यकारी संस्था है। सदस्य इसके कौन कौन से हैं? रूस है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, आर्मेनिया है और किर्गिस्तान है। पूर्व 3 संस्थापक सदस्य हैं जो पूर्व में दिए गए हैं, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, अफ्रीकी संघ AU के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इज AU एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को बनाते हैं। सेकेंड इज AU को अपने स्वयं के नागरिकों द्वारा संचालित एक एकीकृत, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका के अपने दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी केवल 2। लेट्स एक्सप्लेन दिस। AU अफ्रीकी संघ AU एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को बनाते हैं। इसका सचिवालय अदीस अबाबा, इथोपिया में है। यह आधिकारिक रूप से 2002 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी एकता संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च किया गया था। AU को अपने स्वयं के नागरिकों द्वारा संचालित एक एकीकृत, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका की अपनी दृष्टि से निर्देशित किया जाता है और वैश्विक क्षेत्र में एक गतिशील बल का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी दृष्टि के एहसास को सुनिश्चित करने के लिए एजेंडा 2063 को अफ्रीका के दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और एकीकृत की शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए नाइजर को $50 मिलियन का पैकेज दिया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज यह संयुक्त रूप से भारत, ईरान और इराक द्वारा माल और यात्रियों के बहुमोडल परिवहन के लिए विकसित किया जा रहा है। सेकेंड, यह ओमान की खाड़ी में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 या 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी केवल 2। चाबहार बंदरगाह की बात करें तो यह माल और यात्रियों के बहुमोडल परिवहन के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है और यह ओमान की खाड़ी में स्थित है।
2017 में भारत ने इस बंदरगाह के माध्यम से अफ़गानिस्तान को गेहूं की पहली खेप भेजी है। इसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के काउंटर के रूप में देखा जाता है, जिसे चीनी निवेश के साथ विकसित किया जा रहा है और चाबहार से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सो स्टूडेंट्स, ओवर फॉर द डे। होप यू लाइक दिस वीडियो। शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पे जाइए एंड टाइप उड़ान अकेडमी जयपुर एंड डाउनलोड दैट ऐप। वहाँ पे आपको फर्दर और बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी आपको, वो टेस्ट सीरीज़ लगाइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।